आज का मिडिल ईस्ट प्रथम विश्व युद्ध से पहले ऐसा नहीं दिखता था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस इलाके पर कब्जा किया और इसे अपने हितों के मुताबिक बांटना शुरू कर दिया। आज तक ये देश इन विवादित सीमाओं की वजह से एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले मिडिल ईस्ट के बड़े हिस्से पर ऑटोमन एम्पायर तुर्की का कब्जा था। 1918 में जंग खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिडिल ईस्ट पर अपना दावा मजबूत किया। यूरोप में बैठकर मिडिल ईस्ट का नया नक्शा बनाने के लिए 3 अहम समझौते हुए। साइक्स-पिकॉट समझौता, ब्रिटिश एम्पायर और हैशमाइट परिवार का समझौता, बालफोर एग्रीमेंट, 1917 साइक्स-पिकॉट समझौता। 3 जनवरी 1916 ब्रिटेन के डिप्लोमेट मार्क साइक्स और फ्रांस के डिप्लोमेट फ्रांसिस जॉर्ज पिकॉट के बीच एक सीक्रेट मुलाकात हुई। इसमें तय हुआ कि युद्ध के बाद हर साथी सदस्य को अरब देशों में हिस्सा मिलेगा। तय हुआ कि एंटोलिया, तुर्की का एक हिस्सा, सीरिया और लेबनान फ्रांस के अधीन रहेंगे। वहीं मिडिल ईस्ट का दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा यानी इराक और सऊदी अरब ब्रिटेन को मिलेगा। फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में रखा गया था। इसके अलावा बचे हुए इलाके रूस और इटली को देने का फैसला हुआ। इस समझौते पर ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज मैकडोनाग ने कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि हम उन शिकारियों जैसे हैं जिन्होंने भालू को मारने से पहले ही उसकी खाल का बंटवारा कर लिया है। अभी यह सोचना चाहिए कि हम तुर्की साम्राज्य को कैसे हराएंगे। ब्रिटिश एम्पायर और हैशमाइट परिवार का समझौता 14 जुलाई 1915 से लेकर 10 मार्च 1916 तक ब्रिटिश अफसर सर हेनरी मैकमोहन और सऊदी अरब के हैशमाइट परिवार के शरीफ हुसैन इब्न अली हाशिमी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि हैशमाइट ऑटोमन अम्पायर के खिलाफ लड़ेंगे। जीत के बाद उन्हें ऑटोमन साम्राज्य की जमीन का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। इस सौदे में सीमाओं का बंटवारा स्पष्ट नहीं किया गया था। हालांकि यह समझौता ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुए समझौते का उल्लंघन था। बालफोर एग्रीमेंट 1917 19वीं सदी में जायोनिस्ट मूवमेंट चरम पर था। इसके तहत यहूदी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। यहूदी विचारक थियोडोर हर्जल ने कई जगह यहूदियों को बसाने के बारे में सोचा, मगर उन्हें फिलिस्तीन सबसे सही लगा। उनका दावा था कि ये यहूदियों की पुरानी मातृभूमि थी। वहाँ कुछ यहूदी रहते भी थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही यहूदी फिलिस्तीन में जाकर बसने लगे। इस दौरान ब्रिटेन को लगा कि अगर वे यहूदियों की यह मांग पूरी करने में उनका साथ देंगे तो वे युद्ध में उनका साथ देंगे। नवंबर 1917 को ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर जेम्स बालफोर ने यहूदियों के संगठन को एक लेटर भेजा। इसमें वादा किया गया कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक अलग देश बनाए जाने के पक्ष में है। ब्रिटेन ने युद्ध जीतने के लिए वादे तो किए, मगर यह साफ नहीं था कि उन वादों को पूरा कैसे किया जाएगा। एलाइड देश नवंबर 1918 में जीत गए, लेकिन युद्ध के बाद व्यवस्था को बनाने में कई साल लगे। बालफोर समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। 1919 से 1923 तक लगभग 35,000 यहूदी फिलिस्तीन में आकर बस चुके थे। यहूदियों ने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी। इसके बाद फिलिस्तीन में अरब मुस्लिमों और यहूदियों में मतभेद बढ़ने लगे। हिलेल कोहेन की किताब ज्यूनिज्म इज़ ए ब्लेसिंग टू दी अरब के मुताबिक अरब लेखक मूसा काजिम अल हुसैनी ने अगस्त 1921 में विंस्टन चर्चिल को एक लेटर लिखा। इसमें कहा था, फिलिस्तीन में बसने वाले यहूदी भूमि और संपत्ति का मूल्य कम कर रहे हैं और साथ ही वित्तीय संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या यूरोप यह उम्मीद कर सकता है कि अरब ऐसे पड़ोसी के साथ रहेंगे और काम करेंगे? अंग्रेज़ों ने फिलिस्तीनियों को नज़रअंदाज किया। दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता गया। यहूदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी बनानी शुरू की। इस प्रोजेक्ट को आयरन वॉल नाम दिया गया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा यहूदियों के लिए बनाया गया और दूसरा फिलिस्तीनियों के लिए। यरूशलेम को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकार में रखा 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। यहूदी संख्या में कम थे, मगर उन्हें फिलिस्तीन का 62% हिस्सा इजराइल को दिया गया। 14 मई 1948 को
इजराइल ने फिलिस्तीन में खुद को एक संप्रभु देश घोषित कर दिया। 14 मई 1948 को इजराइल अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं को ये मंजूर नहीं थी। ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिन्होंने इसके खिलाफ मतदान किया था। ईरान ने अपने रुख को 1939 में फिर से दोहराया, जब ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में सदस्य के रूप में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। शुरुआती विरोध के बावजूद जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक हितों ने जल्द ही ईरान और इजराइल के बीच एक सीक्रेट संबंध को जन्म दिया। हालांकि सार्वजनिक रूप से ईरान ने इजराइल को देने से इनकार कर दिया, लेकिन साल 1950 आते आते ईरान तुर्की के बाद इजराइल को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश बन गया। वर्ल्ड वॉर II से पहले ईरान के तेल उद्योग पर ब्रिटेन का खासा प्रभाव था। ब्रिटेन इस प्रभाव और कंट्रोल को एंग्लो ईरानी ओनाइल कंपनी के माध्यम से बनाए रखता था। साल में ईरान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मोहम्मद मोसेहक सरकार का राज था, जिसका तख्तापलट हो गया। इस तख्तापलट के पीछे लंबे समय से अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ होने की संभावना जताई जा रही थी। साल 2023 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा सार्वजनिक किए गए कुछ अहम कागजातों से इस पूरी घटना के पीछे अमेरिका की भूमिका को स्पष्ट कर दिया और साबित हो गया कि इस पूरी घटना के पीछे CIA का हाथ 1953 में ईरान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मोहम्मद मोसद्दक सरकार के 46 के समय से अमेरिका और ब्रिटेन का हाथ होने की संभावना यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा अहम कागजातों से स्पष्ट हो गया है। 1000 पन्नों में 1951 से 1954 के बीच अमेरिका के ईरान के साथ संबंधों का ब्यौरा दिया गया है। इन्हीं कागजातों में बताया गया है कि किस तरह तत्कालीन अमेरिकी प्रशासन ने ईरान में गुप्त ऑपरेशन की मदद से मोसद्दक सरकार का तख्तापलट कराया। तख्तापलट के बाद ईरान में शाह के शासन की वापसी हुई। इन्होंने ईरान इजराइल संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की सत्ता में वापसी के साथ ईरान और इजराइल ने एक घनिष्ठ और बहुआयामी गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। ईरान ने आधिकारिक तौर पर 1950 में इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय ईरान में पश्चिम एशिया में सबसे बड़ी यहूदी आबादी रहती थी। शाह पहलवी शासन ने इजराइल को एक सहयोगी के रूप में देखा। पारस्परिक लाभ से प्रेरित इस दोस्ती ने ईरान और इजराइल के बीच आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने कम्युनिस्ट USSR को पश्चिम एशिया से बाहर रखने के साझा हितों के आधार पर एक करीबी रिश्ता भी डेवलप किया, क्योंकि दोनों पूंजीवादी अमेरिका द्वारा समर्थित थे। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के नेतृत्व में ईरान को एक दोस्ताना जगह मिली। सऊदी अरब के दैनिक अरब न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवगठित यहूदी देश इजराइल ने अपने तेल का 40% ईरान से हासिल किया और इसके बदले में हथियारों, तकनीकी और एग्रीकल्चर से जुड़ी चीज़ों का व्यापार किया। कभी ईरान से इजराइल पहुंचता था, तेल ईरान से, तेल इजराइल की इंडस्ट्री और सैन्य ज़रूरतों के लिए काफ़ी ज़रूरी था, जबकि इजराइल के दुश्मन अरब देशों ने तेल पर प्रतिबंध लगा रखा था। 1968 में स्थापित ईलाट अश्केलोन पाइपलाइन कंपनी एक महत्वपूर्ण संयुक्त परियोजना थी, जिसने मिस्र के अधीन स्वेज नहर को दरकिनार करते हुए ईरानी तेल को इजराइल तक पहुंचाया। इसके बदले में इजराइल ने 1980 के दशक में इराक के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए ईरान को आधुनिक सैन्य उपकरण और हथियार प्रदान किए। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों ने इजराइल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, M40 एटीटेक गन, ऊजी सबमशीन गन और विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। ईरान के शाह ने टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानियों ने इजराइल से हाईटेक मिसाइल सिस्टम, M40 एटीटेक गन, ऊजी सबमशीन गन और विमान इंजन भी इंपोर्ट किए। ईरान के शाह ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य सफलता के कारण इजराइल की तारीफ भी की। फिर प्रोजेक्ट फ्लावर आया, जो हाईटेक मिसाइल सिस्टम को संयुक्त रूप से डेवलप करने के लिए इजराइल ईरानी वेंचर था। इतना ही नहीं, पहलवी ने ईरान की सीक्रेट पुलिस सावाक 1957 में
CIA और मोसाद की सहायता से बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।